मैं डॉक्टर नीता कानूनगो बेसिक पार्ट थर्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट के पार्ट 13 में अपन आज स्टडी करेंगे अष्टफलकीय संकुलों की क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस CFSE। CFSE कैसे कैलकुलेट किया जाता है और पेयरिंग एनर्जी क्या है, इसको आज अपन बहुत अच्छे से समझेंगे। अष्टफलकीय संकुल बनने में केंद्रीय धातु परमाणु की तरफ जब 6 लिगेंड पहुंचते हैं तो पांचों डी कक्षक, जैसे कि अपन पढ़ चुके हैं कि पांचों डी कक्षक दो समूह में बढ़ जाते हैं। निम्न ऊर्जा वाले 3 T2G कक्षक और उच्च ऊर्जा वाले 2 EG कक्षक, और इन दोनों समूहों के बीच का ऊर्जा अंतराल डेल जीरो यानी 10 DQ के बराबर होता है, जैसा कि अपने को पता है। अतः T2G कक्षकों की ऊर्जा जो अपन ने देखी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, वो वैल्यू जो आती है 4 DQ के या 0.4 डेल जीरो के कम हो जाती है, जबकि EG कक्षकों में यह ऊर्जा 0.6 डेल जीरो या 6 DQ से बढ़ जाती है। अतः T2G कक्षक में जाने वाला कोई इलेक्ट्रॉन डी कक्षकों की ऊर्जा से 0.40 डेल जीरो कम कर देगा, जबकि EG कक्षक में जाने वाला इलेक्ट्रॉन डी कक्षकों की ऊर्जा को प्लस 0.60 से बढ़ा देगा। इसके आधार पर ही, जैसा कि मैंने स्क्रीन में भी दिखाया है, कि अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं। यदि सपोज DX आयन है और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास T2G P व EG Q है, तो कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या P T2G यानी T2G कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और Q इजिकल टू EG कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो X इजिकल टू क्या हो जाएगा P प्लस Q। तो ये फॉर्मूला जो है ऊर्जा परिवर्तन वो ये है T2G कक्षकों में P इलेक्ट्रॉनों के कारण ऊर्जा का ह्रास प्लस EG कक्षकों में Q इलेक्ट्रॉन के कारण ऊर्जा में प्राप्ति। तो इससे अपन कैलकुलेट करते हैं, तो जैसा अभी मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, -0.40 यानी T2G कक्षक के लिए इंटू P प्लस 0.60 इंटू Q, और इस तरह से हम लास्ट फॉर्मूला पहुँचता है, वो जाता है -4P प्लस 6Q इज इक्वल टू DQ, यानी 10 डेल जीरो इज इक्वल टू अपन 10Q लेते हैं। तो यानी DX विन्यास में जब T2G P और EG Q होगा, तो जो समीकरण 1 और 2 अपन ने दी है उसके अनुसार हम ऊर्जा परिवर्तन को कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये CFSE कहलाता है, जो कि टोटल 10 DQ के बराबर होता है। पर अभी हमने जो एनर्जी का कैलकुलेशन किया CFSE में, उसमें हमने देखा कि हमने उसमें पेयरिंग एनर्जी यानी युग्मन ऊर्जा को कंसिडर नहीं किया है। यदि अपन युग्मन ऊर्जा का भी देखते हैं, तो उसी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन में युग्मन में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण के कारण आवश्यक ऊर्जा को युग्मन ऊर्जा कहते हैं। कक्षक में इलेक्ट्रॉन के युग्मन में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण के विरुद्ध आवश्यक ऊर्जा को युग्मन ऊर्जा कहते हैं। और यदि हम युग्मन ऊर्जा उस फॉर्मूले में डालते हैं, तो ये हो जाएगा -4P प्लस 6Q इजिकल DQ प्लस M इंटू P। M यहाँ पर है T2G और EG कक्षकों में युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और P है युग्मन की ऊर्जा, और इन सब को रखने के बाद समीकरण हमें कैलकुलेट की जाती है। और इस कैलकुलेशन के आधार पर अपन ने देखा कि जब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं, यानी जिसमें पेयरिंग नहीं होती, सब एक एक इलेक्ट्रॉन पहले T2G में जाता है, फिर EG में जाता है, फिर बाद में पेयरिंग स्टार्ट होती है, या हम ये कह सकते हैं वीक लिगेंड के केस में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की CFC वैल्यू जो है वो ये उक्त फॉर्मूले से कैलकुलेट की गई है, जिसमें कि पेयरिंग एनर्जी भी लगाई है, साथ में P वैल्यू भी कैलकुलेट की गई है। दूसरा, जैसे दूसरी टेबल मैंने बताई है जिसमें लो स्पिन व स्ट्रॉन्ग लिगेंड, अब अंतर देखा आपने, वहाँ पे सब पहले T2G इलेक्ट्रॉन में 3 इलेक्ट्रॉन गए थे, फिर EG में जा रहे थे। यहाँ पर T2G में ही पेयरिंग हो रही है और उसके बाद EG में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो CFC की वैल्यू जो कैलकुलेट करेंगे, तो वहाँ पे पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू में अंतर आ जाएगा, और उस तरह से अपन इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो ये इससे मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से कैलकुलेट करनी आ गई होगी कि P क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 जैसे भी दिए हुए हैं। उसके बाद Q क्या है, P है T2G कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या,
Q है Eg कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और M है जो कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसकी संख्या, और उसके बाद CFC की वैल्यू कैलकुलेट की गई है। तो इसके आधार पर कुछ कंक्लूजन निकलते हैं। वो कंक्लूजन ये इस तरह से हैं कि अपन देखते हैं कि CFC के उपयुक्त मानों से स्पष्ट है कि यदि डेल जीरो इज इक्वल टू पी हो, तीन कंडीशन बन गई। एक तो डेल जीरो इज इक्वल टू पी हो, दूसरा डेल जीरो CFC का मान ज़्यादा हो, और तीसरा CFC का मान कम हो। तो डेल जीरो इज इक्वल टू पी हो तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D4 से D7 तक दोनों चक्रण अवस्थाओं में CFC का मान समान होता है, यानी वीक लिगेंड हो या स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो, दोनों में CFC का मान बराबर होता है। पर यदि डेल जीरो ज़्यादा है, CFC का मान ज़्यादा है, तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का CFC का मान कम हो जाता है, जबकि हाई स्पिन के CFC का मान उच्च हो जाता है। अतः आयन लो स्पिन अवस्था में ही रहना चाहिए। ऐसी स्थिति में, लो स्पिन में इसलिए कि वहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाएंगे और निम्न चक्रण अष्टफल के संकुलों का निर्माण होगा, अर्थात युग्मन ऊर्जा P की तुलना में यदि CFC की ऊर्जा का मान उच्च हो, CFC का मान उच्च हो तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे। तो डेल जीरो जब CFC का मान ज़्यादा होता है पेयरिंग से, तो उस केस में लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे, और उसका जस्ट उल्टा जब यदि विपरीत पेयरिंग एनर्जी का मान CFC का मान कम है और पेयरिंग एनर्जी का मान ज़्यादा है, तो उस केस में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे, CFC का मान कम हो जाएगा। तो इस तरह से इन तीनों अवस्थाओं को देखते हुए हम कैलकुलेट करते हैं। अतः हम देखते हैं कि अष्टफल के संकुलों की चक्रण अवस्था इस बात पर निर्भर करती है कि क्रिस्टल क्षेत्र के विपाटन ऊर्जा डेल जीरो का मान उच्च है अथवा युग्मन ऊर्जा का मान उच्च है। P का मान उच्च होने पर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स तथा डेल का मान उच्च होने पर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। तो इस तरह से ये कई बार बहुत अच्छे से क्वेश्चन आते हैं, इसमें हाई स्पिन क्यों बनता है, पेयरिंग क्यों हो रही है, लो पेयरिंग हो रही है, ये इस चीज़ को अच्छे से कैलकुलेट करता है। तो ये चीज़ अपने आज इस चैप्टर में CFT के बारे में अपन को जो पढ़ना था और CFC के बारे में जो पढ़ना था वो कंप्लीट होता है। तो अपन ये देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे VFT एंड CFT को अपन देखते हैं। तो CFT बेटर है, क्यों है? क्योंकि पहला कलर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, संकुल यौगिकों की रंगों की व्याख्या और उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति को ये बहुत अच्छे से समझाता है। तीसरा पॉइंट ये आता है कि ये कुछ कॉम्प्लेक्सेस में अपन कहते हैं डिस्टॉर्टेड शेप आ गया, तो CFT के आधार पर हम इजीली बता सकते हैं, क्योंकि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और किस तरह से वो शेप को डिस्टर्ब करते हैं वो इसको बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है कि CFT के आधार पर ही हम संकुलों की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को भी अच्छी से एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में नहीं किया जा सकता। तो ये था डिफरेंस बिटवीन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड CFT। नेक्स्ट आती है कि फिर भी इसमें कुछ कमियां रह गई हैं, जो CFT में कमियां रह गई हैं वो ये है कि यह सिद्धांत धातु एंड में ये बताता है कि मेटल लिगेंड बॉन्ड 70% आयनिक है, जबकि यह सिद्धांत के अनुसार लिगेंड व धातु आयन के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल अथवा आयनिक बंध होता है, जबकि इनके मध्य कोई सहसंयोजक बंध का गुण नहीं होता। वस्तुतः ये बात सही नहीं है, क्योंकि इसके मध्य ML बंध लगभग 70% तथा आयनिक बंध 30% संयोजक प्रवृत्ति का होता है। इसकी व्याख्या क्रिस्टल सिद्धांत के आधार पर संभव नहीं हुई। तो ये एक चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाए, और ये सर स्पेक्ट्रम भी देखा इसका, उसमें भी ये इसीलिए एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तीसरा, ये संकुलों की भिन्न भिन्न संकुलों में बंधों के सामर्थ्य को नहीं बता पाए। ये केवल क्रिस्टल फिट सिद्धांत D ऑर्बिटल का योगदान बताता है, ये S और P ऑर्बिटल का कोई भी योगदान नहीं बताता। चौथा पॉइंट आता है कि इससे कोई भी स्पष्ट व्याख्या नहीं की जाती कि कौन सा लिगेंड प्रबल होना चाहिए, कौन सा दुर्बल होना चाहिए। कभी H2 की तुलना में OH दुर्बल लिगेंड हो जाता है, कभी क्लोराइड लिगेंड अमोनिया लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और कभी वीक हो जाता है। इसको CFT एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो ये इस यूनिट का लास्ट पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट पर अपन न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।